नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आज बात होगी आपकी जेब पर डकैती की। जी हाँ, डकैती क्यों? क्योंकि देश के बड़े बड़े हाईवे पर आप जो टोल टैक्स देते हैं उसमें कई जगह सरकारी बाबू और सिस्टम मिलकर आपको अच्छे से ठग रहे हैं। और जो ये ठगी का पूरा खुलासा है किसी और ने नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था कैग ने संसद में किया। मामला बहुत सीधा है। एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ रूल्स हैं। नियम कहता है कि जब किसी सड़क को बनाने का खर्चा निकल जाए और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो वहां टोल खत्म नहीं होता, लेकिन उसका रेट 40% तक कम हो जाता है। मान लीजिए आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं और रास्ते में एक टोल पर 100 रुपए देते थे हमेशा। अब वो सड़क का खर्चा निकल चुका है तो नियम के हिसाब से आपको 100 की जगह सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए देने चाहिए। लेकिन एनएचएआई ने क्या किया? उन्होंने आपसे पूरे 100 रुपए वसूले और इसे लगातार जारी रखा। नतीजा, आपकी और हमारी जेब से 180 करोड़ रुपए फालतू निकाले गए। ये जनता का पैसा था जो सिस्टम की सुस्ती की वजह से, सिस्टम के भ्रष्टाचार की वजह से सरकार टकार गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, गुजरात और महाराष्ट्र में तो और गजब हो गया। वहां पर नियमों को ठीक से लागू ही नहीं किया गया, जिससे सरकार को खुद करीबन 9.5 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरा मैनेजमेंट जो था वो भ्रष्ट था। कैग ने अपनी रिपोर्ट में एक और बड़ी बात कही है। टोल वसूली के लिए जो कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल हो रहे थे वो हर जगह अलग अलग है। इनमें डेटा का मेल नहीं खाता, जिससे हिसाब किताब में गड़बड़ी हो रही है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ये सिस्टम सुधार लीजिए वरना जनता ऐसे ही पिसती रहेगी। सवाल यहाँ पर यह है कि जब नियम 2008 से लागू है तो एनएचएआई के बड़े अधिकारियों को ये याद क्यों नहीं रहा? क्या जनता सिर्फ और सिर्फ टैक्स और टोल भरने की मशीन है? सड़क मंत्रालय को इसका जवाब देना चाहिए। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो, लाइट ना जल रही हो, वहां भी आप टोल टैक्स क्यों भरते हैं? क्या हाईवे सिर्फ पैसा उगाने की मशीन बन चुके हैं? आपको मैं एक मामला बताती हूँ। 5 जून 2025 को मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने एनएचएआई की बोलती बंद कर डाली। ये कहानी है तमिलनाडु के मदुरै तूतीकोरिन हाईवे की, जो एक मौत का कुआं बन चुका था। मदुरै के रहने वाले एक जागरूक नागरिक वी बालाकृष्णन ने कोर्ट में केस किया। उनका कहना था कि मदुरै तूतीकोरिन हाईवे की हालत बहुत खराब है और वहां गाड़ी चलाना जान जोखिम में डालने जैसा है। कोर्ट ने जब एनएचएआई से जवाब मांगा तो खुद एनएचएआई के अधिकारियों की चिट्ठी पत्री सामने आ गई। उसमें साफ लिखा था कि ये सड़क चलने लायक नहीं है और यहाँ सफर करना खतरनाक है। कोर्ट ने एनएचएआई को लताड़ते हुए कहा कि साहब, टोल कोई सरकारी टैक्स नहीं है जो आप कभी भी वसूल लेंगे। ये यूजर फी है, यानी सेवा के बदले लिया गया पैसा है। जब आप सेवा ही नहीं दे रहे हैं तो पैसे किस बात के? मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक सड़क पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक 1 रुपया भी टोल नहीं लिया जाएगा। हालांकि बाद में 9 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे लगा दिया ताकि सरकारी खजाने को अचानक से नुकसान ना हो। लेकिन इस फैसले ने एक बात तो पक्की कर दी, कानून की नजर में टोल और सड़क की क्वालिटी का सीधा कनेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही राहत दे दी, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी आज भी गूंजती है कि अच्छी सड़क देना एनएचएआई की जिम्मेदारी है, सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं। और ये फैसला अब उन करोड़ों ड्राइवर्स के लिए एक बड़ा हथियार बन गया था जो टूटी सड़कों पर महंगा टोल भरने के लिए मजबूर थे। आप सोचिए कि इस देश के अंदर सड़क के हाल क्या है और दूसरी तरफ देश के अंदर एक से बढ़कर एक घोटाले जो है वो हो रहे हैं। आप देखिए, मैं एक आपको योजना के बारे में बताती हूँ और उसमें किस हद तक एक बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया। आप खबर देखिए। दरअसल सरकारी फाइलों में तो हर घर तक पाइप पहुंच गया और नल से पानी भी निकल रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पाइप के नाम पर सड़कों का सीना चीर दिया जा रहा है और जनता पानी के लिए नहीं बल्कि उन ठेकेदारों के लिए तरस रही है जो करोड़ों रुपए डकार कर मिस्टर इंडिया बन गए। हम बात कर रहे हैं सरकार की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल योजना, जिसमें 254 करोड़ रुपए का ऐसा घोटाला हुआ कि अब ना तो ठेकेदार मिल रहे हैं ना ही घरों में पानी मिल रहा है। 230
गांव की जो प्यास है उस योजना से बुझनी चाहिए थी, लेकिन प्यास बुझी सिर्फ उन 2 कंपनियों की जिनकी जेब में करोड़ों रुपए चले गए। आप ये पूरा खेल समझिए। साल 2022 में जिले के 230 गांव के लिए करीबन 500 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। ठेका मिला 2 कंपनियों को, जेएमसी लक्ष्मी और गायत्री। काम शुरू हुआ, 254 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो गया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? ढाक के 3 पार। 4 साल बीत गए, लेकिन काम सिर्फ 56 गांव में हुआ। बाकी 174 गांव में आधी अधूरी टंकियां खड़ी हैं जो अब बहुत ज्यादा जर्जर हो चुकी हैं। मतलब उनके भी हालात खराब हो गए हैं। 1.5 साल से ठेकेदार गायब है, मजदूर लापता है। जल निगम के अधिकारी अब तक सिर्फ नोटिस खेल रहे थे, और जब शिकायतें होने लगी, पानी सिर के ऊपर जाने लगा, तो डीएम साहब भी जागे, अरविंद कुमार चौहान। उन्होंने इस पूरे मामले पर जांच बैठाई और सवाल पूछा गया कि जब आधा पैसा दे दिया गया है तो काम आधा क्यों हुआ है। ग्रामीण आज भी यही पूछ रहे हैं कि साहब ये करोड़ों रुपए क्या सिर्फ मिट्टी और पाइप के लिए थे? हमें शुद्ध पानी कब मिलेगा? कैराना से लेकर थाना भवन और बाबरी तक हर जगह जनता इसी सरकारी लापरवाही की शिकार हुई। जल निगम के साहब कह रहे हैं कि कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करेंगे, लेकिन ब्लैक लिस्ट तो आप कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग तो गायब हैं। वो लोग आपके हाथ कैसे आएंगे? जनता का पैसा गया, सड़कें टूट गई, गला आज भी लोगों का सूखा ही पड़ा हुआ है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डीएम साहब ने जो बात कही है वाकई में वो पूरी हो पाएगी, और क्या सख्ती से कार्रवाई होगी, और इस सख्ती से कार्रवाई के बाद क्या लोगों के घरों में पानी आएगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, एक तरफ तो ऐसे ऐसे घोटाले देश के अंदर सामने आते हैं। सड़क को लेकर जो एक बड़ा घोटाला सामने आया वो मैंने आपको बताया ही। वही देखिए कि डिजिटल इंडिया में ना, जब आप हाईवे पर चढ़ते हैं तो फास्टैग के जरिए आपके बैंक से पैसे सेकंडों में कट जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी की रफ्तार लिमिट से 5 किलोमीटर भी ऊपर हुई तो ई चालान आपका पलक झपकते ही आपके फोन पर आ जाता है। यानी वसूली का सिस्टम तो पूरी तरीके से सुपर फास्ट है, ऑटोमेटिक है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यही फुर्ती सड़क की सुरक्षा और मरम्मत में क्यों नहीं दिखती? याद करिए 16 दिसंबर 2025 की वो काली सुबह, जब पिछले साल यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से 19 लोगों की जान चली गई। और क्या आप जानते हैं, जिस जगह ये घटना हुई वहां पर करोड़ों रुपए के आईटीएमएस सिस्टम लगे हुए थे, यानी इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम थे। और जब चालान काटने वाला कैमरा, सोचिए रात के अंधेरे में भी आपके नंबर प्लेट पढ़ सकता है, तो वही सिस्टम घने कोहरे में गाड़ियों को रोकने की चेतावनी क्यों नहीं दे पाया? जब विजिबिलिटी 0 थी तो क्या एक्सप्रेसवे को ऑटोमेटिक तरीके से बंद नहीं किया जा सकता था? वसूली वाला सेंसर कभी खराब नहीं होता, लेकिन सुरक्षा वाला सेंसर एंड वक्त पर क्यों फेल हो जाता है? अगर हाईवे अथॉरिटी अपनी सेवा देने में फेल होती है तो क्या हमारा टोल भी ऑटोमेटिक रिफंड नहीं होना चाहिए? अगर आप होटल में खराब खाने के पैसे नहीं देते तो आप खराब और जानलेवा सड़क के लिए टोल क्यों दें? अगली बार जब आप टोल नाके पर अपनी जेब से पैसे कटने की आवाज सुने तो एक बार अपने सामने की सड़क जरूर देखिएगा कि क्या आपको उस पैसे के बदले सुरक्षा मिल रही है या सिर्फ एक रसीद मिल रही है। क्योंकि याद रखिए, आपकी जान भी टोल टैक्स से कहीं ज्यादा कीमती है। आप देखिए जनता को किस तरीके से गुमराह किया जाता है। आपको मैं एक और मामला बताती हूँ, एक बड़े घोटाले का। ये बैंक से जुड़ा हुआ मामला है। नागपुर में आईसीआईसीआई बैंक की 9 अलग अलग ब्रांचेस में एक बहुत बड़ा खेल हो गया। लोगों ने बैंक से गोल्ड लोन लिया, लेकिन बदले में जो सोना गिरवी रखा गया था वो असल में सोना ही नहीं था, वो नकली धातु थी। इस धोखाधड़ी में कुल 23 करोड़ रुपए का लोन बांट दिया गया। ये घोटाला कोई एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि जनवरी 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच हुआ, यानी करीबन 2.5 साल तक ये खेल चलता रहा। बैंक को इसका पता तब चला जब अक्टूबर 2025 में उन्होंने अपने पोर्टफोलियो का इंटरनल ऑडिट किया। जांच में खुलासा हुआ कि जो गहने बैंक की तिजोरियों में रखे थे वो सोने के नाम पर सिर्फ पीतल या दूसरी धातुएं थी। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक करीबन 159 लोगों ने नकली सोना जमा करके बैंक से पैसे लिए। और इस मामले में सबसे गंभीर एंगल ये है कि बैंक के अंदर की मिली भगत के बिना ये मुमकिन ही नहीं था। और जब कोई गोल्ड लोन लेता है तो बैंक का अधिकृत वैल्यूअर जो सोने की शुद्धता चेक करता है उसे पास करता है। और इसके बावजूद आप सोचिए ये सारी चीजें हुई बिना वैल्यूअर की हरी झंडी के बैंक एक भी रुपया नहीं देता। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या वैल्यूअर्स ने रिश्वत लेकर नकली सोने को असली बता दिया? क्या बैंक के मैनेजर या कर्मचारी इस पूरे रैकेट का हिस्सा थे? हम बैंकिंग में इतनी तकनीक की बात करते हैं, लेकिन गोल्ड लोन जैसे सेगमेंट में अभी भी किस तरीके से बड़े खेल हो रहे हैं।
अगर बैंक की 9 शाखाओं में 2.5 साल तक ये घोटाला होता रहा तो ऑडिट सिस्टम कहां था? क्या बैंक का ऑडिट सिस्टम सो रहा था या उसे धोखा दिया गया? जिस बैंक को सबसे सुरक्षित माना जाता है वहां अगर 23 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन स्कैम हो सकता है तो फिर आम आदमी की जमा पूंजी और बैंक की तिजोरियों पर भरोसा कैसे किया जाए? आईसीआईसीआई बैंक की तिजोरी से सोना गायब है, उसकी जगह पीतल मिली है। सवाल ये नहीं है कि 159 लोगों ने धोखा दिया, सवाल यह है कि बैंक के अंदर बैठे रखवाले क्या कर रहे थे? क्या ये सिर्फ एक फ्रॉड है या फिर बैंक के सिस्टम पर बैठा कोई दिमाग था? 23 करोड़ का घोटाला ये साबित करता है कि तिजोरी का ताला तो मजबूत है लेकिन उस ताले की चाबी गलत हाथों में थी। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही है। बहरहाल सड़क से लेकर जिस तरीके से आपके बैंक खातों तक या फिर बहुत सी योजनाओं के नाम पर जो घोटाले हो रहे हैं वो मैंने आपको इस खबर में बताया। अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।